अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। हर सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ, अच्छी सोच के साथ, ताकि हमारा आगे आने वाला दिन और हमारी ज़िंदगी बेहतर और अच्छी गुजरे और पॉजिटिव सोच और अप्रोच के साथ गुजरे। अब होता क्या है कि हम बहुत सारे काम ऐसे कर रहे होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हम करना चाहते हैं, सोचते हैं, लेकिन उन्हें कर नहीं पाते। लेकिन होता क्या है हमारी ज़िंदगी में कि हम कोई भी काम करने का सोचें और उसके लिए अगर जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, हम तदबीर नहीं करेंगे, तो हम उस काम को ना ही कर सकेंगे और ना ही उसमें कामयाबी हासिल होगी। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि अगर तुम कोशिश करोगे तो अल्लाह ताला यानी मैं तुम्हें रास्ता ज़रूर दिखाऊंगा, रास्ते ज़रूर निकालूंगा। लेकिन बात वही है कि हम वो पहला स्टेप लेने में बहुत ज़्यादा हमें डर लगता है, हमें बहुत सारे खदशात होते हैं, हम किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं करते। और फिर पहली बात तो ये हम काम से रिलेटेड बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हमारे रिलेशनशिप्स हैं। हम देखते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स में बहुत सारे मसाइल होते हैं, हमारे घर में वालिदैन के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, बहन भाई के साथ। लेकिन होता क्या है कि क्या हम उन्हें दुरुस्त करने की या उसमें सुधार पैदा करने की कोशिश करते हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो वैसा बहुत शायद बेहतर होगा। लेकिन क्या हमने उनमें सुधार पैदा करने के लिए बात की है, कोशिश की है? देन अगेन तीसरी चीज़ जो हमारे साथ होती है वो हमारे काम से मुतालिक, जैसे भी मैंने कहा, घरों से मुतालिक कहा। और हम जिंदगी में कुछ भी करना चाहें, अल्लाह ताला की तरफ हमें रुजू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए भी कोशिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम चाहेंगे कि हम बहुत सारी नेमतें हासिल कर लें, ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो जाएं, बहुत दौलत और शोहरत हासिल कर लें, लेकिन जब तक आप उसके लिए कोशिश नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो आप अपने वो गोल्स या वो जो भी चीज़ आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं नहीं कर सकते। तो किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपका पहला स्टेप जो है वो है कोशिश। आप सोचें और कोशिश कीजिए हमेशा अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ। तब आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ कोई भी काम करने का आगाज़ करेंगे तो आप उसको यकीन करें कि उसका एंड रिजल्ट हमेशा अच्छा ही मिलेगा। बज़ाहिर आपको लगेगा कि शायद आप कामयाब ना हुए, आपने कोई कारोबार शुरू किया, ख़त्म हो गया, आपको सक्सेस नहीं मिली, लेकिन अगर आप उस पर डीप थिंकिंग करेंगे तो आप उस चीज़ से, उस बैड एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ पॉजिटिव निकाल लेंगे, सीख लेंगे, आपको तजुर्बा होगा। तो कोशिश कीजिए, हमेशा अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल रख के कीजिए और अल्लाह ताला जब कोशिश की जाती है तो रास्ते ज़रूर निकालता है। तो इसी हवाले से जब हम कोरोना के हवाले से बात करते हैं तो अल्लाह के वास्ते कोशिश ये भी कीजिए कि एहतियात कीजिए, अपना ख्याल रखिए, लोगों का ख्याल रखिए और कोशिश यही कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि अपने घरों तक महदूद रहिए, घरों से बाहर ना निकलिए, क्योंकि हालात बतदरीज ख़राब हो रहे हैं। सूरत हाल क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है, नंबर ऑफ केसेस क्या है, बात करेंगे। इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से हमारे नुमाइंदे। इब्राहिम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइएगा कि नंबर ऑफ केसेस में जिस हिसाब से इजाफा हो रहा है, पंजाब में टेस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई, सिंध में टेस्टिंग कैपेसिटी डिक्रीज हुई, लेकिन नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। क्या सूरत हाल है, क्या प्लान है इस वक्त हुकूमत के? लॉकडाउन में रिलीफ भी मिल रहा है, SOPs क्या डिज़ाइन की गई हैं? इब्राहिम जी देखें, बिल्कुल कराची समेत सिंध भर में जो कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और इसी तरह अमवात का सिलसिला भी जो है वो थम नहीं रहा और रोजाना की बुनियाद पर जो है वो अमवात का सिलसिला भी सामने आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी जो 14 अफराद इंतकाल कर गए थे गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान। तो सिंध भर में जो कोरोना के मुतासर अफराद हैं उनकी 9093 जो है वो तादाद हो चुकी, जिसमें से कराची के जो तादाद शुमार है वो 6893 है, हैदराबाद के 367 हैं, सखर के 510 हैं और लाड़काना के 246 है। अगर इनके अलावा लोकल ट्रांसमिशन की बात की जाए 9000 केसेस में से तो 8219 अफराद ऐसे हैं जो कि लोकल ट्रांसमिशन के हैं। जबकि टेस्ट की कैपेसिटी की बात करें तो रोजाना की बुनियादों पर चंद रोज काबिल जो है 5000 जो वो टेस्ट किए जा रहे थे, तो उसमें से बड़ी तादाद सामने आ रही थी। लेकिन अब जो है हुकूमत सिंध ने, महकमा सेहत सिंध ने मजीद जो है टेस्ट करने की गुंजाइश कम कर दी, तो अब 3000 तक हो रहे हैं। तो उसमें से 400 साढ़े 400 अफराद रोजाना की बुनियादों पर जो है वो पॉजिटिव रिपोर्ट हो रहे हैं। और जबकि
गुज़श्ता रोज़ भी सिर्फ 3500 जो है वो सैम्पलिंग की टेस्ट लिए गए, जबकि अभी भी जो है मुख्तलिफ अस्पतालों में जो ज़ेर इलाज है उनकी तादाद 7,69 है, जबकि सेहतयाब अफराद की तादाद 1053 है। जबकि अमवात की बात कीजिए पूरे सिंध में तो 171 अफराद जो है पूरे सिंध में इंतकाल कर चुके हैं। इब्राहिम, ये बताइएगा कि जैसे नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज के हवाले से बताइए कि क्या इंतजामात किए गए हैं, वहां पैरामेडिक्स स्टाफ और उनकी तादाद को किस हद तक बढ़ाया गया है, आइसोलेशन सेंटर्स क्या मजीद बनाए जा रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से वर्कफोर्स में इजाफा किया गया? जी देखें, बिल्कुल अभी जो है तमाम सेंटर्स वही हैं, सिर्फ उन अस्पतालों में बेड्स की तादाद में इजाफा किया गया है, जो कि स्टाफ है वो पहले की तरह ही वही स्टाफ है मौजूद है। सिर्फ जो है सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, इंडस अस्पताल और डॉ ओझा अस्पताल में जो है ये सरकारी लेवल पर जो है वहाँ पर जो बेड्स लगाए गए हैं, आइसोलेशन वार्ड कायम किए गए, जबकि एक दुम्बागोट और एक गडाप टाउन में भी अस्पताल कायम है जहाँ पर करंटीना सेंटर बनाया गया, वहाँ पर भी लोगों को रखा गया है। इसके अलावा एक्सपो सेंटर कराची में भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके रोजाना की बुनियादों पर टेस्ट भी किए जा रहे हैं, जिनके 10 रोज हो चुके हैं या 14 रोज हो चुके हैं। तो मजीद बेहतरी के इम्कानात नहीं है और अब तो हुकूमत अगर ये जो है तमाम तर पाबंदियां हटा रही है और तमाम तर जो है दुकानें खोलने का अगर ऐलान करती है तो मजीद जो है इसमें तशवीशनाक सूरत हाल तक इजाफा भी हो सकता है। जिस तरह डॉक्टर ने भी अपनी तशवीश का इजहार किया कि अगर इस तरह की सूरत हाल रही और SOPs का ख्याल ना रखा गया, एहतियाती तदाबीर ना बरती गई तो रोजाना की बुनियादों पर ये केसेज में इजाफा होगा। शुरू में 2 से 3 केस रोजाना आ रहे थे, लेकिन अब तो 450 केस रोजाना की बुनियादों पर आ रहे हैं, जबकि कराची जो 70% अभी भी बंद है। सही, तो इसीलिए डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जो हैं वो यही मुतालबा कर रहे थे और उन्होंने तशवीश का इजहार किया गया कि लॉकडाउन में नरमी जिस हद तक की जा रही है वो क्यों की जा रही है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम रिंद, आपने हमें अपडेट किया और ख्याल बहुत ज़्यादा रखिएगा क्योंकि सूरत हाल हम जिस तरह से देख रहे हैं, आप आउटडोर रिपोर्टिंग करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच इब्राहिम, आपने हमें अपडेट किया। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स उनसे बात करते हैं। डॉक्टर आदिल हैदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि डीन है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के। वेलकम टू द शो डॉक्टर आदिल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और साथ साथ मेरे साथ डॉक्टर फलक कादर भी हैं जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर फलक, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। सबसे पहले जिस तरह हमने देखा कि कल वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ जिसमें ये कहा गया कि लॉकडाउन में अब नरमी का फैसला किया जा रहा है। सैटरडे से अब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगी, SOPs डिज़ाइन किए गए हैं, सूबों से मुशावरत भी हुई है। डॉक्टर्स इसकी शदीद मुखालफत कर रहे हैं और आपकी नज़र में डॉक्टर आदिल ये फैसला किस हद तक दुरुस्त है, क्योंकि ऑपोजिशन शदीद मुखालिफ है और जो हमारे साथ डॉक्टर्स हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि खोल दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो अगेन। देखें, डॉक्टर जो बात कर रहे हैं वो साइंटिफिक बेसिस पे ये बात कर रहे हैं कि नंबर केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अभी हम जो है ना, हम जब से कह रहे हैं कर्व है, उस कर्व के ऊपर जाएगी, उस कर्व को थोड़ा फ्लैटन करना है, वही बात हो रही थी। और ये जो बंद किया गया उससे कर्व इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था, अब कर्व एकदम बढ़ना शुरू हो रहा है और अब हम लॉकडाउन ईज कर रहे हैं। 450 केसेस पर डे, हाँ, तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। देखिए, तो जो बात कर रहे हैं वो एपिडेमियोलॉजिकली बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अब जहाँ तक पॉलिटिकल इशू है कि ये इस वक्त खोलना चाहिए बिकॉज इससे जो कोलैटरल डैमेज है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग जो हैं वो खाना नहीं खा सक रहे हैं, ये वो भूख का चैलेंज। सो दीज आर डिफ़िकल्ट थिंग्स, इनको बिल्कुल बैलेंस करना चाहिए। मैं उस बात पर नहीं कह रहा कि खोलना चाहिए, ये नहीं खोलना चाहिए, मगर जो हम कर सकते हैं बैठे हुए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कल हम घर पे अब चूँकि नमाज़ पढ़ रहे हैं तो जो मेरे 2 छोटे बच्चे हैं वो आपस में थोड़ी सी शैतानी कर रहे थे नमाज के बीच में, एक 4 साल का, एक 7 साल का। और उनको फिर बात में समझाया कि देखें इस तरह से आप नहीं कर सकते, बिल्कुल सही तरह से खड़ा होना पड़ता है। एक कौम है जो कि नमाज के लिए फॉर एग्जांपल हम बिल्कुल तरीके से खड़े होते हैं, हमें एक इंटरनली एबिलिटी है कि हम चीज़ को प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं, डिसिप्लिन में बिल्कुल डिसिप्लिन में कर सकते हैं। इसी तरह से मैं बच्चों को समझा रहा था कि देखिए एक नमाज वक्त आप अल्लाह के सामने खड़े हैं, आपको किस तरह से खड़ा होना चाहिए। इसी तरह से जो बात हो रही है सोशल डिस्टेंसिंग की, और हमें पता है हमें क्या चीज़ें करनी है। देखें, मास्क पहनने चाहिए, अभी मैंने और आपने मास्क नहीं पहने, मगर हमने आते ही बोला कि तकरीबन 6 फीट का फासला हमें है। आपके जो कैमरामैन हमारे साथ सैनिटाइजर यहाँ पर है, इन्होंने मास्क पहने हुए हैं सबने। तो इस तरह के आपने जैसे प्रिकॉशंस लिए हैं, सबको दुकान में हर जगह में इस तरह के प्रिकॉशंस लेना लाजमी। इस वक्त हमारा टाइम ये कि अगर ये खोल रहे हैं तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम और परफेक्ट तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग, फिज़िकल डिस्टेंसिंग, ये सैनिटाइज़र, हाथ धोने का बार बार इस्तेमाल, और अपनी सेल्फ असेसमेंट
कि यानी कि अगर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी नज़ला है, मुझे लगता है मुझे बुखार है, मुझे लगता है मुझे सिम्टम्स हैं, तो ए मैं पहले अपना फ़ौरन टेस्ट कराऊँ, और बी मैं बिल्कुल लोगों के साथ में जाऊँ। क्योंकि देखिए ये रमज़ान का टाइम है, बिल्कुल हमें अपने ऊपर रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए कि किसी और को हम बीमार ना करें। बिल्कुल डॉक्टर फलक, अब बात यही है कि हुकूमतें जो जिस हद तक कर सकती थी, और अभी इमरान खान साहब ने भी जिस तरह कहा कि देखें भूख इतना बड़ा चैलेंज है कि हम करें तो क्या करें, ना करें तो क्या करें, लोग अगर कोरोना से नहीं मरे तो भूख से मर जाएंगे। हमारे यहाँ सूरत हाल दीगर ममालिक से या हमारी इकॉनमी की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। तो ठीक है, अगर आप खोल भी रहे हैं तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत से ज़्यादा अवाम पर आ रही है, और अवाम इस चीज़ को अगर अभी भी तस्लीम नहीं करेंगे कि कोरोना तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा? इस वक्त अवाम को कितना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा डॉक्टर फलक? जी बिल्कुल, देखें अब अगर लॉकडाउन ओपन होने जा रहा है तो आवाम को रिस्पॉन्सिबल इस तरह होना है कि SOPs को प्रॉपर तरीके से जो है वो फॉलो करें SOPs को। और जो क्राउडेड एरियाज़ होते हैं, जो मतलब मैंने देखा है अभी इवन लॉकडाउन के दौरान भी लोगों के अंदर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई मुजाहिरा था ही नहीं, लोग जमा हो रहे थे एक जगह, और इवन जो ये चीज़ें खाने पीने की जहाँ मिलती हैं वहाँ पर एक साथ जमा खड़े हुए, इवन यू नो कि हमें फासला रखना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर लेट्स सपोज लॉकडाउन ओपन होता है और सारी चीज़ें नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाती हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको समझ आ रहा है तो उनको प्लीज़ मेरी, बल्कि इवन ओवरऑल सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मास्क से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी सोशल डिस्टेंसिंग है, ठीक है। अगर आप कहीं, वैसे तो ओवरऑल अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र भी अपने साथ रखें और हाथ भी ना मिलाएं। ये तो खैर हम अब लोगों ने छोड़ भी दिया है हाथ मिलाना, पर लोगों ने एक चीज़ को नहीं छोड़ा, क्राउड को जमा करना। इस चीज़ को जो है प्लीज़ इस चीज़ से दूर रहें। अगर आपने शॉप्स ही ओपन की हुई हैं तो आप शॉपकीपर भी जो है वो सेफ्टी मेजर्स पर या प्रिवेंटिव मेजर्स पर बहुत अच्छे तरीके से उसको फॉलो करें, ग्लव्स पहने, हाथ में मास्क का इस्तेमाल करें, और जो है वो अगर कोई कस्टमर भी उसके पास आया है तो उससे काफ़ी फासले पे खड़ा रहे, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स है जिसके पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं और उसकी वजह से और लोगों, बहुत इजीली और लोगों को ट्रांसफ़र हो सकता है वायरस। तो ये सब जो चीज़ें हैं उस पर जो है अमल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है और हमें नहीं मालूम कब तक कोरोना जो है वो मतलब वो चलता रहेगा। अब चीज़ों को अगर लाइफ को हमें एडॉप्ट करना है तो हमें इसी तरह करना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल, हाथ ना मिलाए एक दूसरे से, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, हाथों को धोते रहें, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अपने छोटे बच्चों को भी एजुकेट बात ये है कि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आवाम के ऊपर आ रही है। और दूसरी बात ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है स्टिल, तो आपको मार्केटों में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप जा रहे हैं तो जो आपको बेसिक कपड़े शपड़े जो भी चीज़ देनी है उसे लीस्ट प्रायोरिटी पे लें और फौरी तौर पर अपने घर को जाएँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी मार्केट घूमेंगे, जो कि हमारी ख़वातीन अमूमन करती हैं। तो मैं डॉक्टर फलक से भी इसमें पूछूंगी कि मार्केट जाने के लिए प्रैक्टिस क्या हो। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर आदिल, अभी जो हम अपने अस्पतालों में सूरत हाल देख रहे हैं, कैपेसिटी अभी हमारे पास कितनी है कि हम और पेशेंट्स आते जाएंगे, उनको किस हद तक मैनेज कर सकते हैं? आउटलाइन कुछ और चेंज की गई है लॉकडाउन में रिलीफ देने के बाद, या स्मार्ट लॉकडाउन में चेंजेस आने के बाद हुकूमत की तरफ से, आप लोगों के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से क्या जो है ना वो हो रहा है? आपसे सवाल का जवाब लूँगी, लेकिन कॉलर भी हमारे साथ। जमील, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मैं काफी दिनों से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बात हो नहीं सकती, बिजी होती है आपकी लाइन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें ना, लॉकडाउन नहीं खोलना चाहिए, बहुत सख्ती से इस पर अमल कराना चाहिए। भूख से कोई नहीं मरेगा, लेकिन कोरोना ऐसा वायरस है कि ये बहुत तो डेंजरस वायरस है, इससे ज्यादा खतरा है लोगों की जान जाने का। भूख से कोई नहीं मरेगा। तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लॉकडाउन करें, कर्फ्यू लगाएं 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने के लिए, लेकिन इसको इजी ना छोड़ें। अपनी कौम का आपको पता है कि वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं बाजारों में, बैंकों में और हर जगह पे, कोई अमल नहीं करता किसी रूल पे, किसी कानून पे। तो ये बहुत डेंजरस है पब्लिक के लिए। थैंक यू सो मच जमीला, आपने कॉल की कि अब ये लॉकडाउन की तरफ तो हम बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी के हवाले से क्या कोई आउटलाइंस चेंज की गई हैं? जी बिल्कुल। देखें, मैं आखान को रिप्रेजेंट करता हूँ और हमने जैसे आपको बताया था एक पूरा ब्लॉक बनाया है कोरोना डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जोन। उधर हम सिर्फ मरीज़ों को रखते हैं और बाकी पूरा आखान खुला हुआ है।
और दूसरे दीगर मरीज़ वगैरह के लिए। मगर हर अस्पताल को इस तरह से ही करना पड़ रहा है ना, क्योंकि उनको अपने जो दूसरे मरीज़ हैं, हर किस्म की बीमारियां तो लोगों को हैं, तो उनको इस तरह से एक आइसोलेटेड एरिया में एक ख़ास जगह में रखना पड़ता है। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर अस्पताल जो है वो एक मखसूस नंबर तक कोरोना के मरीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि वो दूसरी जगहों पे जो दूसरे वार्ड वगैरह हैं जहाँ पे कोरोना के मरीज़ नहीं हैं वहाँ नहीं बढ़ा सकते। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि कोरोना के मरीज़ों के बेड बढ़ाने के लिए एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, आसान नहीं है। अच्छा, अब देखिए प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि अभी तो हमारे पास कंट्रोल में है, ठीक है ना। अभी जो बात हो रही थी कि भाई वेंटिलेटर अवेलेबल हैं, कराची में नहीं है, बिल्कुल इस वक्त अवेलेबल हैं, हमारे पास भी अवेलेबल हैं, पब्लिक सेक्टर में भी अवेलेबल हैं ये वो। मगर इस वक्त आपके सिंध का नंबर क्या आपने बताया आज सुबह क्या है? 400 समथिंग। नहीं, दिन के बढ़ रहे हैं ना, मगर पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 20-25 हज़ार केसेस के करीबन। देखिए हमारे जो प्रोजेक्शंस हैं, हर प्रोजेक्शन में तकरीबन यही है कि जून के एंड तक ये सिंध में सिर्फ 50,000 तक केसेस जा सकते हैं। अभी ओवरऑल 9,500 के करीब है सिंध के फिगर्स, यानी कि ये 5 टाइम्स इंक्रीज होंगे जून के एंड तक, ठीक है। अब ये तो मेरे ख्याल में एबिलिटी नहीं है हमारे पास कि जो अभी सूरत हाल है उससे 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाए नंबर ऑफ पेशेंट्स। डेफिनेटली इसको हैंडल करना तो यानी दोबारा भी लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं ईद के बाद, क्योंकि अभी ये बातें हो रही हैं शायद ईद की वजह से रिलीफ दिया गया है। हाँ, मैं देखिए ये बिल्कुल ख्याल रखना पड़ेगा, अगर नंबर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो फिर हॉस्पिटल्स ओवर सैचुरेट हो जाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल में अगर 30-40 हज़ार से ऊपर ये नंबर चला गया तो हॉस्पिटल्स विल डेफिनेटली गेट ओवर सैचुरेटेड, और उसके ऊपर जो है फिर दोबारा लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो हमें, एंड आई नो कि जो चीफ मिनिस्टर साहब और जो कमेटी है और बाकी नेशनल लेवल पे ये नंबर्स इनके पास सारे हैं और वो अच्छी तरह से देख रहे हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके ऊपर बहुत क्लोज नज़र रखी जाए, और जैसे ये नंबर उस वक्त तक पहुँचे कि हमारे पास बेड्स कम हो जाएंगे और मरीज़ ज़्यादा हो जाएंगे, एकदम से फिर उसको बदलना पड़ेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हवाले से भी बात करें, लेकिन जरा डॉक्टर फलक से पहले वो बात करते हैं। अब डॉक्टर फलक, ये जो लोग खवातीन खास तौर पे बाजार जाएं, एक तो बच्चों को अवॉइड करना, बुजुर्गों को अवॉइड करना, और फिर सारे बाजार में फिरना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्या SOPs होनी चाहिए बजाते खुद? अगर आपने बाजार जाना है और आपने अभी शॉपिंग करनी है, ख़रीदारी करनी है, तो बेसिक नेसेसिटीज़ अपनी पूरी करें और वापस आएँ। पिछले दिनों हमने देखा था कि अजराह मजाक, लेकिन ये वाकई हमने प्रैक्टिसेस देखी हैं कि अगर 2 किलो आलू भी लेने तो 5 खवातीन बाजार गई हैं। तो अगर ये प्रैक्टिस रही तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन ईद तक तो हमारी यहाँ सिचुएशन को कंट्रोल करना। डॉक्टर फलक। बिल्कुल, देखिए ओवरऑल आपने खुद ही बताया कि बहुत ज़्यादा जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम है तो आप बाज़ार जाएं। ओवरऑल कपड़े या जूते ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको बहुत शौक़ हो रहा है तो आप किसी को ज़रूरतमंद को इन्हीं पैसों से आप खाना खिला दें या फिर जो है वो नीड किसी की पूरी कर दें। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो मार्केटों में जाएँ। और आपको तो पता है ख़वातीन की एक मतलब एक खसूसियत होती है कि शॉप से कपड़े नहीं पसंद करती, वो हर जगह से जाती हैं, घूमती फिरती हैं, और नहीं जाती हैं, उनके साथ पूरी बच्चे और पूरी फैमिली जाती है। अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो जाएं, 1 या 2 शख्स ही घर के जाएं, और उसके साथ जो है मास्क का इस्तेमाल, प्लस अगर ग्लव्स पहन लिए हैं हाथों में तो, क्योंकि वहाँ पर हमें ज़्यादा ये होता है कि मल्टीपल लोगों का एक्सपोजर होता है। एक जो फॉर्मेटिस होते हैं, जो गैर जानदार चीज़ें होती है, उस पर भी वायरस जो है उसकी मतलब आप ट्रांसफ़र देखा गया कि उससे भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आप बार बार एक चीज़ पर हाथ भी लगा रहे हैं तो ग्लव्स पहन लें, और सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करते रहें, मास्क पहन लें, और सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट मार्केट में मुझे नहीं लगता कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट और इट इज़ पॉसिबल कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। आपको तो पता है कि जो नॉर्मल जो प्लेसेस हैं खाने पीने की, तो वहाँ पर भी लोग नहीं जो है फॉलो करें SOPs को और सोशल डिस्टेंसिंग को, तो मार्केट में कैसे अवेलेबल। तो आप जब मार्केट से घर आएँ तो बात ले लें और बस ज़रूरी चीज़ों के लिए प्लीज़ जाएँ। अच्छा, एक और चीज़ हो रही है डॉक्टर फलक, वो ये हो रहा है कि आपने कहा कि ग्लव्स का इस्तेमाल भी करें। अब ग्लव्स पहन के एक सिक्योरिटी आपको फील होती है कि अब मैंने ग्लव्स पहन लिया, मैं मुंह को भी हाथ लगा लूँ, मैं हर चीज़ को हाथ लगा लूँ, बस मैंने कोई पता नहीं मैं निंजा टर्टल बन गया हूँ। तो ये जो आपने ग्लव्स पहनने हैं, ग्लव्स और मास्क के बावजूद हमने कौन सी एहतियात करनी है जो कि हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा अब बन जाना चाहिए? ये ना हो कि ग्लव्स पहन के अपने आपको चैंपियन समझो और जना मुँह पे, आँखों पे, हाथ पे, हर जगह हम टच कर रहे हूँ। ओवरऑल रमशा, मैं तो मतलब मैं बहुत सारे लोगों को देखा है वो ग्लव्स पहनते हैं, बट मेरे ख्याल से तो देखिए ग्लव्स जो होते हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं, मतलब उसको बार बार हम यूज़ नहीं कर सकते। हम अपनी अगर मेडिकल प्रैक्टिसेस में भी देखें तो ग्लव्स पहने, हमने एक पेशेंट को देखा, टच किया,
फ़ौरन डिस्कार्ड करते हैं। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अच्छा वाला सैनिटाइज़र जो आपकी स्किन के लिए ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, अच्छा मॉइस्चराइज़र भी जिसके अंदर मौजूद है और 65% अल्कोहल मौजूद है, तो आप वो इस्तेमाल करें, अपने साथ रख लें और बार बार अपने हाथों को लगाते रहें। या कहीं अगर आप देख रहे हैं कि कहीं ऐसा टैप है जहाँ पर आप अपने हैंड वॉश कर सकते हैं तो हैंड वॉश कर लें। तो ग्लव्स जो है वो पहन कर, और ज़्यादा इन्फेक्शन का भी खतरा हो सकता है क्योंकि आपने हर जगह हाथ लगाया है, अगर वही आपने हाथ अपने मतलब बैग पर भी लगा लिया, अपनी और चीज़ों पर भी लगा लिया, तो इन्फेक्शन तो ऑलरेडी आपने कैरी कर लिया है ना। तो बेटर आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और वही बात है कि लोग ग्लव्स पहन के ये समझते हैं कि बस अब हम सेव आप तब हैं जब मतलब इसको डिस्पोजेबल ग्लव्स होते हैं और बार बार इसको आप जो डिस्कार्ड करके और फिर न्यू पहनेंगे तब जो है वो आप जो है सेव हैं। और खासतौर पे मार्केट्स और ग्रोसरी स्टोर्स में जब जाएं तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि आप ग्लव्स पहने और उनको वहीं पर जब आपका काम खत्म हो जाए तो आप उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सो हमें अपने लाइफस्टाइल को बहुत हद तक चेंज करें। डॉक्टर आदिल, वन थिंग, एक और चीज़ ये कि हम जो सोशल मीडिया पे जो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और स्टार्टिंग से लेकर अब तक हो रही हैं डिफरेंट चीज़ें, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ अभी भी लोग कोरोना पे बिलीव नहीं कर रहे कि कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो बस ऐसी ड्रामा रचाया जा रहा है। ये भी एक पोस्ट मैंने देखी कि उसमें कहा गया कि जब ये साबुन से वायरस किल हो जाता है, आपको पता है कि सैनिटाइजर में ये चीज़ें हम डाल रहे हैं, इससे वायरस किल हो रहा है, तो इसकी वैक्सीन या इसके ऊपर अभी तक काम होके वो चीज़ें अवेलेबल क्यों नहीं है मार्केट में। सो क्या इसका जो है ना वो रीज़न हो सकता है? जी देखें, वैक्सीन जो है, जो सबसे ज़्यादा फास्ट वैक्सीन बनाई गई है अभी तक हमारी हिस्ट्री में, उनको बनाने में 5 साल लगे। देखिए, द फास्टेस्ट बिफोर दिस। अब ये कि काफ़ी ज़्यादा दुनिया में इन्वेस्टमेंट हुई है, गेट्स फाउंडेशन ने दुनिया में बहुत सारी जगहों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, बहुत सारे कंपनीज इसकी बिल्कुल रेस कर रहे हैं और एस्टिमेट है कि तकरीबन 18 महीने के अंदर ये वैक्सीन बन के तैयार होकर इतने सैंपल्स बन सकते हैं। ना हो सकता है ये जल्दी हो जाए, हो सकता है कि साल के एंड तक भी हो जाए, मगर मसला ये है कि ये वैक्सीन बनाना और उसके बाद उसकी इफेक्टिवनेस देखना और मोर इम्पोर्टेंटली उसकी सेफ्टी देखना। देखिए कितनी बात होती है कि जी वैक्सीन हो गया, उससे मुझे ये हो गया, क्योंकि वैक्सीन इतने करोड़ों लोगों को लगाएगी, अरबों लोगों को लगाई जाएगी, इसलिए लाजमी है कि वो बहुत सेफ वैक्सीन हो, तो उनका ट्रायल्स करना लाजमी, उनकी सब चीज़ें चेक करना लाजमी, इसलिए इसमें तो टाइम डेफिनेटली लगेगा। इन द मीन टाइम हम क्या करेंगे? इन द मीन टाइम दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई अगर दवाई इसके लिए बनाई जाए, एक दवाई जो रेमडेसिविर है उसके लिए ऊपर काम हुआ है, उसका एक ट्रायल में लगता है कि उसने जो बीमारी की शिद्दत है उसमें उसने थोड़ी सी कमी की है। उसके और ट्रायल अभी होने हैं। मेरा एक दोस्त अमेरिका में है, वो डॉक्टर है, सर्जन मेरी तरह, और वो ENT का है, उस काफ़ी ज़्यादा वो बीमार हुआ था, रेमडेसिविर ने उसको काफ़ी हेल्प किया, ओपन ट्रायल में था वो। इस तरह से काफ़ी और लोग हैं, कह रहे हैं कि पीपल आर सेइंग कि इट माइट वर्क, मगर कंफर्म नहीं है कि ये डेफिनेटली काम करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, अब वो जब तक हमारे पास नहीं आती है ना दवा, तो हमें तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना लाजमी है। अगर हम नहीं रखेंगे तो जो लोग कहते हैं कि ये नहीं है कोरोना, उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि देखिए पूरी दुनिया कह रही है, आप ये बात मान लें। कुछ लोग कहते हैं जैसे इंसान चांद पे नहीं गया, उसमें किसी और से बात कर रहा था, हाँ इंसान चांद पे नहीं गया, भाई जो गया है, अब आप मान लें इस बात को, अब किस तरह से समझाएं इनको? सही बात है। और अल्लाह ना करे कि आपको शायद तब यकीन है जब कोई आपकी फैमिली में से जो इफेक्ट हो जाए, तो वो वक्त ना आने दे। एक अनसीन चीज है, तो आपको किसी हद तक, और आपका क्या जा रहा है एहतियात करने में, आपके ना पैसे लग रहे हैं ना कुछ और हो रहा है, आपको भाई थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, और किस तरीके से समझा सकते हैं। मिसेस खान एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान। मैं अमेरिका से बोल रही हूँ। मैंने सोशल डिस्टेंस पे ही बात करनी है। वेलकम। यहाँ पर क्यों नहीं लगाते, यहाँ पर गोल गोल दायरे बना दिए बैंकों में और सब जगह पर, उन दायरों में वो 6-6 फीट का फासला रखते हैं, वहाँ लोग खड़े होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान में भी यही किया जाए कि गोल गोल सर्कल बना दिए जाए और वो उसमें लोग क्यों के बजाय उसमें खड़े, तो वो सोशल डिस्टेंस अपने आप जो है 6-6 फीट का ये किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि ये बात आप लोगों की मैंने देखा प्रोग्राम में नहीं है। जी मैं आपको बताना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अब हमारे यहाँ होता ये है कि हमारे यहाँ तो उस गोल दायरे में खड़े होने के लिए भी ना एक डंडा बरदार फोर्स चाहिए जो कि उनको दायरे में खड़ा रख सके। सो हमारे यहाँ मसला ये एटीट्यूड हमें चेंज करना है, लाइफस्टाइल चेंज करना है। डॉक्टर आदिल, बार बार हम यही बात करते हैं। एक तो इस पर मैं चाहूंगी कि आप जरूर कॉमेंट करें कि एटीट्यूड हमें किस हद तक चेंज करना है, और दूसरी बात ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हवाले से आप कुछ कहते हैं कि जरूर शेयर करना है। जी बिल्कुल। नहीं, मैं कहता हूँ कि ये जो बहुत सारे डिसीजन हुए कल, उसमें एक डिसीजन ये था कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को जुलाई 15 तक दोबारा
बंद रखा जाए। मेरा ख्याल में वो बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन है। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा है कि बिल्कुल इसको बंद रखना है, ऑल्दो पूरी उसकी ऑर्डिनेंस की चीज़ें नहीं आई हैं, जो सर्कुलर आएगा उसमें एग्जैक्ट डिटेल्स होंगी, मगर ये बहुत अच्छा है कि फिजिकली डेफिनेटली बंद है। अब जैसे हम हैं और बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोग ऑनलाइन चीज़ें कर रहे हैं। हम अपने सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कोर्सेज हम अभी कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स काफ़ी इसको एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो घर पे अकेले बैठे हुए हैं, उनको ये ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह की वजह से उनको कोई नई चीज़ मिल रही है। हमने बल्कि एक कोर्स सिर्फ कोरोना के लिए बनाया है, जबकि नया है बिल्कुल कोरोना, हमने खास कोरोना के लिए एक कोर्स बनाया है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि 15 जुलाई तक के लिए इसको आगे बढ़ा दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, लोगों को 2 महीने पहले से पता चल गया कि कहाँ तक के आगे चला गया है। सही बात। क्योंकि अभी था 1 जून, तो अच्छा हो गया बहुत के स्कूल, अस्पताल, कॉलेजेस को भी, यूनिवर्सिटीज़, स्कूलों को भी पता चल गया कि कम से कम 15 जुलाई तक है। मेरे हिसाब से हो सकता है ये थोड़ा सा आगे भी और बढ़ जाए, स्पेशली ये जो स्कूल हैं 12वीं जमात तक के जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उस तक के लिए, और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ने तो शुरू किया है डेफिनेटली ऑनलाइन क्लासेस। वो चीज़ें हमें ना केस बाय केस देखनी पड़ेंगी कि कौन सी चीज़ चल सकती है, कौन सी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि देखें, बच्चों की सेफ्टी और बच्चों की जान से बढ़ के कुछ नहीं है। बच्चा अगर 1 साल पीछे भी चला जाएगा और दोबारा स्टडीज कर लेगा तो जना वो कोई मसला नहीं। और आप घरों में एक्टिविटीज़ करवाएं, घरों में जितनी आप एजुकेशन कर सकते हैं, उनके लर्निंग स्किल्स पे काम कर सकते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मौका मिल गया, वरना तो हम स्कूल का कोर्स आउटलाइन पढ़ा रहे होते हैं, दैट्स इट, क्योंकि बच्चों का रूटीन इतना बिजी होता है। तो प्रोडक्टिव बनाएं इस टाइम को, अपने क्वारंटाइन टाइम को, इसको एंजॉय कीजिए, घरों में रहते हुए बाहर ना निकलिए, और अपने बच्चों के साथ उनकी तरबियत है उस पर काम कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर आदिल फॉर कमिंग इन द शो। डॉक्टर फलक, आपने वक्त दिया शो में, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ बढ़ें, ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।